नमस्कार। आज हम भारत के विशाल और विविध भौतिक परिदृश्य की एक तेज और शानदार सैर पर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हाल ही के इंटरनेशनल एस्टिमेट्स के हिसाब से भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है, क्योंकि दशकों तक हम सब यही जानते थे कि चीन दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। अब ये आंकड़ा और भी ज्यादा कमाल का हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। लेकिन इस छोटे से हिस्से पर दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। मतलब ये जमीन इतने सारे लोगों का घर कैसे है? यही तो इस जगह को इतना खास बनाता है। तो चलिए अपनी ये सैर शुरू करते हैं बिल्कुल उत्तर से, हिमालय से। अब देखिए, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, नहीं, ये एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना का नतीजा है। इनकी कहानी एक जबरदस्त टक्कर की कहानी है। सोचिए, करोड़ों साल पहले भारत का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट से टूटा और उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। और फिर क्या हुआ? बूम! यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। इस जोरदार टक्कर से दोनों प्लेटों के बीच में जो टेथिस सागर था उसका तल सिकुड़कर ऊपर उठ गया और इस तरह जन्म हुआ दुनिया की सबसे नई फोल्डेड माउंटेन रेंज का, हमारे हिमालय का। और मजे की बात यह है कि यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। अच्छा, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो हिमालय में 4 पैरेलल रेंज हैं। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, जिसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, और यहीं पर है केटू चोटी। फिर आता है वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालयस, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके ठीक नीचे है लघु हिमालय, जहां शिमला और मनाली जैसे हमारे प्यारे हिल स्टेशन बसे हुए हैं। और सबसे आखिर में सबसे बाहरी हिस्सा है शिवालिक, जहां हमें दून और द्वार जैसी खास घाटियां मिलती हैं। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर दक्षिण की तरफ चलते हैं। देखते हैं भारत के उन विशाल मैदानों, पठारों और रेगिस्तानों को जो इसके दिल की धड़कन है। ये जो उत्तर के मैदान हैं, इनकी जबरदस्त उपजाऊ शक्ति का राज छुपा है 2 तरह की मिट्टी में। एक है बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों से थोड़ा दूर मिलती है और उतनी उपजाऊ नहीं होती। और दूसरी है खादर, ये है नई जलोढ़ मिट्टी। ये बाढ़ वाले मैदानों में होती है, जहां हर साल बाढ़ का पानी मिट्टी की एक नई ताज़ा परत बिछा देता है और इसी वजह से ये मिट्टी बेहद उपजाऊ हो जाती है। अब आते हैं छोटा नागपुर पठार पर। इसे एक खास नाम दिया गया है, भारत का रूर। क्यों? क्योंकि यहाँ खनिजों का इतना बड़ा खजाना है कि इसकी तुलना जर्मनी के मशहूर औद्योगिक इलाके रूर से की जाती है। सोचिए, कोयला, लोहा, अभ्रक, यूरेनियम सब कुछ यहीं है। ये इलाका सही मायनों में भारत की औद्योगिक रीढ़ है। तो ये पठार या प्लाटो आखिर होता क्या है? बस इसे एक टेबल की तरह समझिए। एक ऐसी जमीन जो मैदान से तो ऊंची है, लेकिन पहाड़ की तरह नोकीली नहीं, बल्कि ऊपर से एकदम सपाट, टेबल की तरह। हमारा दक्कन का पठार इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक खाली, वीरान, सुनसान जगह, है ना? लेकिन हमारा थार मरुस्थल इस सोच को बिल्कुल बदल देता है। पता है क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। चलिए अब जमीन से हटकर पानी की तरफ चलते हैं। अब बारी है भारत की लंबी तटरेखा और इसके अनूठे द्वीपों की। भारत के दोनों तटों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जो पश्चिमी तट हैं वो संकरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक डूबा हुआ, मतलब सबमर्जेंट तट है, जिसकी वजह से यहाँ मुंबई जैसे शानदार प्राकृतिक बंदरगाह बने हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी तट है वो चौड़ा है। ये एक उभरता हुआ इमर्जेंट तट है, जहां नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो ये डेल्टा और ज्वारनदमुख या एस्चुरी होते क्या हैं और बनते कैसे हैं? देखिए, पूर्वी तट पर नदियां धीरे धीरे बहती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी को समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे डेल्टा बनता है। इसके ठीक उलट पश्चिमी तट पर नदियां तेज रफ्तार से सीधे समुद्र में गिरती हैं और एक गहरी कीप जैसी आकृति बनाती हैं, जिसे ज्वारनदमुख या एस्चुरी कहते हैं। अब भारत के 2 मुख्य द्वीप समूहों की बात करते हैं और इनकी बनने की कहानी भी बिल्कुल अलग है। एक तरफ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो असल में समुद्र के नीचे एक पहाड़ की चोटियां हैं और ज्वालामुखी से बने हैं। और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों यानी प्रवाल या कोरल से बना है। मतलब एक का जन्म आग से हुआ तो दूसरे का जीवन से।
और अंडमान की इसी ज्वालामुखीय कहानी का जीता जागता सबूत है बैरन द्वीप। ये भारत का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो आज भी धधक रहा है। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं उन नदी प्रणालियों की जो इन सारे अलग अलग भूभागों को आपस में जोड़ती हैं और उन्हें जीवन देती हैं। अच्छा, एक सवाल है, गंगा नदी का जन्म असल में कहाँ से होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे गंगोत्री से, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और कई नदियों के संगम में छुपी हुई है। देखिए, गंगा नदी असल में दो मुख्य धाराओं भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है और ये संगम होता है देवप्रयाग में। लेकिन देवप्रयाग पहुंचने से पहले अलकनंदा में 4 और नदियां मिलती हैं और इन संगमों को मिलाकर बनते हैं पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो गंगा को अपना नाम गंगा देवप्रयाग से ही मिलता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखें। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, कृष्णा और कावेरी, ये सब पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी जैसी 2 बहुत जरूरी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, एक दरार घाटी से होकर गुजरती हैं और अरब सागर में गिरकर ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब एक और दिलचस्प बात, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आमतौर पर मौसमी होती हैं, मतलब सिर्फ बारिश में बहती हैं। लेकिन कावेरी एक एक्सेप्शन है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे 2 अलग अलग मानसून से पानी मिलता है, गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से और सर्दियों में लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर तक फैले मैदानों, पुराने पठारों और खूबसूरत तटों तक हमने देखा कि भारत का भूगोल कितना ज्यादा विविध है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जबरदस्त भौगोलिक विविधता ने यहाँ की अनगिनत संस्कृतियों, भाषाओं और हमारे लंबे इतिहास को भला कैसे गढ़ा होगा।